इसी चैप्टर में लेक्चर 1 में हमने वर्क के बारे में पढ़ा था कि जब भी फोर्स लगे और उस फोर्स की डायरेक्शन में बॉडी मूव करे तो हम कहते हैं कि इस फोर्स ने कोई ना कोई वर्क किया है। अब क्वेश्चन ये है कि ये फोर्स कहाँ से लगेगी, कौन है जो ये फोर्स लगाएगा, यानी कोई ना कोई तो सोर्स है जिसकी वजह से फोर्स लग रही है और वर्क हो रहा है। वर्क करने की इसी कैपेसिटी या इसी एबिलिटी को बोलते हैं एनर्जी, और यही आज हमारा टॉपिक है। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर तलहा उबैद और आज हम चैप्टर 4 का लेक्चर नंबर 5 देखेंगे, जिसमें एक हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है एनर्जी के बारे में। इसमें हम एनर्जी की 2 टाइप्स हैं वो डिस्कस करेंगे और उसके बाद एक दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है वर्क एनर्जी थ्योरम, वो भी हम इसी लेक्चर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एनर्जी के बारे में बात करते हैं। एनर्जी क्या है? जैसे लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि काम करने की जो कैपेसिटी है या काम करने की जो एबिलिटी है, दिस इज कॉल्ड एनर्जी। सो एनर्जी को हम डिफाइन कर सकते हैं, एबिलिटी टू डू वर्क या कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। अब एनर्जी का जो एसआई यूनिट है वो बिल्कुल वही होता है जो वर्क का होता है। आपको याद होगा हमने वर्क का एसआई यूनिट पढ़ा था जूल, सेम यही एसआई यूनिट एनर्जी का भी होता है। यहां भी हम एनर्जी के एसआई यूनिट यानी जूल को उसी तरह से डिफाइन करेंगे। अगर मैं जूल को लिखूं तो आपको याद होगा लास्ट लेक्चर्स में हमने लिखा था 1 जूल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर, और न्यूटन की जगह आपको याद होगा चैप्टर 3 में हमने एक यूनिट बनाया था न्यूटन, किसके इक्वल था? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर मैं न्यूटन की जगह किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखूं तो ये 1 मीटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनली जूल किसके इक्वल आ गया? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमने क्या किया, हमने ऐसे यूनिट ऑफ एनर्जी यानी जूल को बेस यूनिट्स की शक्ल में लिख दिया। तो ये तो था एनर्जी के यूनिट के बारे में। अब जरा हम एनर्जी की कुछ टाइप्स देख लेते हैं। एनर्जी की ढेरों टाइप्स होती हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं असल में क्या कर रहा हूं, अपनी बॉडी के अंदर केमिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा हूं। इसी तरह आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू नजर आ रही है और इसके अंदर चार्जेस का फ्लो हो रहा है। चार्जेस के पास कौन सी एनर्जी है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसी तरह अगर आप सन को देखें तो सन से भी हमें कोई ना कोई एनर्जी आ रही होती है। दैट एनर्जी इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। ठीक है, इसी तरह एनर्जी की और ढेरों टाइप्स हैं। हीट एनर्जी, विंड एनर्जी, ठीक है, ढेर सारी टाइप्स हो सकती हैं एनर्जी की। यहां पर आज के लेक्चर में हम मैकेनिकल एनर्जी की 2 टाइप्स की बात करेंगे। मैकेनिकल एनर्जी क्या है? आप यूं कह सकते हैं कि जहां ऑब्जेक्ट की पोजीशन या मोशन इन्वॉल्व हो तो हम कह सकते हैं कि दिस इज समथिंग लाइक मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी जो है इसकी 2 टाइप्स हैं जो हम यहां पर पढ़ेंगे। द वन इज काइनेटिक एनर्जी एंड द सेकंड वन इज पोटेंशियल एनर्जी। पहले हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में। काइनेटिक का जो वर्ड है इसका मतलब होता है मोशन। जब भी कोई बॉडी मूव कर रहा हो या जब भी हमने मोशन से रिलेटेड कोई बात करनी हो तो हम कह सकते हैं हम काइनेटिक का जो वर्ड है ये यूज कर सकते हैं। सो काइनेटिक एनर्जी ऐसी एनर्जी है जो ऐसे ऑब्जेक्ट के अंदर होती है जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है। जैसे आप गौर करें, ये साइकिल मूव कर रहा है, इसका मतलब है इसके अंदर कोई ना कोई एनर्जी है। उस एनर्जी का हमें पता कैसे चलेगा? अगर मैं इसके सामने आ जाऊं और मैं इसको रोकने की कोशिश करूं तो जाहिर बात है मैं हर्ट हूंगा, मुझे चोट लग सकती है। इसका मतलब है इस साइकिल के पास कोई एनर्जी थी जिस एनर्जी को यूज करके इस साइकिल ने मेरे ऊपर वर्क किया, और यही जो एनर्जी है इसे बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। कोई भी बॉडी जो अपनी मोशन की वजह से कोई एनर्जी रखता है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी हमने स्कूल क्लासेस में पढ़ा हुआ है, डेराइव भी किया हुआ है। अगर हम इसके फॉर्मूला को डेराइव करने की बात करें तो एक छोटा सा पॉइंट है, आपने याद रखना है कि ये फॉर्मूला आया कहां से। किसी भी मूविंग बॉडी को जो किसी ना किसी वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, उसको रोकने के लिए आपको जितना भी वर्क करना पड़ेगा, यही वर्क असल में काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। इसको थोड़ा काट दीजिएगा। यही वर्क असल में
कैनेटिक एनर्जी के इक्वल है, और इस कैनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास आता है हाफ mv²। इसमें m क्या है? उस ऑब्जेक्ट का मास, v क्या है? उस ऑब्जेक्ट की स्पीड यानी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड। तो ये आपके पास कैनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। अब हम मूव करते हैं, क्विकली मूव करते हैं। बेसिकली ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको हम बड़ा तेजी से डिस्कस करेंगे आज वाले टॉपिक को। दूसरा जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक तो नहीं कहना चाहिए, एक छोटी सी डेफिनेशन है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो है ये मैकेनिकल एनर्जी की दूसरी टाइप है जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। पोटेंशियल जो है इसका मतलब भी कुछ इसी सेंस में आता है, एबिलिटी की सेंस में, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऐसी एनर्जी है जो ऑब्जेक्ट के अंदर तब आती है जब हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करते हैं। लेकिन पोजीशन को कहां चेंज करना है ये भी एक छोटी सी कंडीशन है। जैसे फर्ज कर लें यहां पर हम ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर खड़े हैं और एक ऑब्जेक्ट जो इस वक्त हमें ग्रेविटेशनल फील्ड में यानी अर्थ के करीब किसी जगह पर नजर आ रहा है, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को अर्थ के सेंटर से अवे मूव करवाऊंगा तो मुझे वर्क करना पड़ेगा। किसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा? फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो बिल्कुल इस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ ले जाने की कोशिश कर रही है, उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। और मेरा यही वर्क इस ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा और इसी एनर्जी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन यहां पर चूंकि हम ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट एक ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हैं और यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर की गई है इसे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। इसी तरह अगर मैं स्प्रिंग मैस सिस्टम की एग्जांपल लूं जिसमें आपको एक स्प्रिंग और मैस नजर आ रहा है, जिसको स्प्रिंग को मैंने एक दूसरी तरफ से किसी रिजिड सपोर्ट के साथ बांधा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट को इसकी मेन पोजीशन जो इस वक्त आपको नजर आ रही है यहां से अगर मैं डिस्प्लेस करूं, चाहे मैं स्प्रिंग को स्ट्रेच करूं चाहे मैं स्प्रिंग को कंप्रेस करूं, दोनों सूरतों में मुझे एक फोर्स लगानी पड़ेगी, मुझे एक वर्क करना पड़ेगा। और मेरा यही वर्क इस स्प्रिंग मैस सिस्टम में ये जो मैस है इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। अब जरा गौर से सोचें, ये जो मैं फोर्स लगा रहा था या ये जो मैं वर्क कर रहा था ये मैं स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट कर रहा था। अब गौर करें, अगर मैं इस बॉडी को इस तरफ मूव करूं कि स्प्रिंग में स्ट्रेचिंग आए तो स्प्रिंग फोर्स उस तरफ लग रही है और मैं स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट यानी इस तरफ फोर्स लगाकर इस बॉडी को इस तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा हूं, जिसकी वजह से स्प्रिंग में स्ट्रेचिंग आ रही है। यानी यहां भी जो मैं वर्क कर रहा हूं ये स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट कर रहा हूं। यानी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में यहां भी जो तब्दीली की जा रही है ये किसी ना किसी फोर्स के अगेंस्ट की जा रही है। इसी तरह मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी किसी चार्ज की पोजीशन को चेंज करूं तो उसके लिए भी मुझे वर्क करना पड़ता है। इसकी डिटेल हम पार्ट 2 में जाकर चैप्टर 12 में पढ़ेंगे। यानी मैं कह सकता हूं कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज किया जाए किसी ऐसे फील्ड के अंदर जहां कोई ना कोई फोर्स लग रही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे अगर मैं ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करूं तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही थी जिसमें मैं ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट मूव कर रहा था। इसी तरह अगर मैं स्प्रिंग मैस सिस्टम की बात करूं तो यहां पर भी स्प्रिंग फोर्स लग रही थी जिसके अगेंस्ट मैं वर्क करके ऑब्जेक्ट को मूव कर रहा था। हर ऐसी सिचुएशन में जब आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करेंगे किसी फोर्स फील्ड के अंदर तो इसकी वजह से ऑब्जेक्ट के अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाएगी एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी को हम डिफाइन कर सकते हैं, एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इन सम फोर्स फील्ड। फोर्स फील्ड का मतलब क्या है? कोई ऐसा फील्ड जहां कोई ना कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई ना कोई फोर्स लग रही है। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड की बात की जाए तो ये कौन सी पोटेंशियल एनर्जी होगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं स्प्रिंग मैस सिस्टम की बात करूं तो यहां जो पोटेंशियल एनर्जी आई थी इसे मैं क्या बोलूंगा? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो यहां जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी इसे मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी की मैंने जनरल डेफिनेशन भी कर दी, उसकी कुछ एग्जांपल्स भी मैंने आपको बता दी। अब मेन जो हमारा टॉपिक है
इस चैप्टर में वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इसलिए मैं अब एक छोटी सी हेडिंग लिखता हूं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये बात याद रखें, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में हम किस फील्ड की बात करेंगे? हम ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ की बात करेंगे। और फर्स्ट कर लें, हमारे पास ये अर्थ का ग्लोब है, यहां पर सरफेस ऑफ अर्थ आपको एक नजर आ रहा है, इसके करीब कोई ऑब्जेक्ट है जो अर्थ के सरफेस से किसी ना किसी हाइट पर है। इस हाइट को मैं h से जाहिर कर देता हूं। अगर इस ऑब्जेक्ट का मास m है तो फिर इस ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला आएगा वो हमारे पास आता है mgh। इसमें m क्या है? मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h क्या है? इस ऑब्जेक्ट की सरफेस ऑफ अर्थ से हाइट। अब इस फॉर्मूला को यूज करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिनको अपने माइंड में रखना बहुत जरूरी है। आपने गौर से मेरी बातें सुननी है, गौर से मेरी बातों को फॉलो करिएगा। सबसे पहली बात तो ये मैं छोटे छोटे पॉइंट्स की शक्ल में आपको लिखवाऊंगा। सबसे पहली बात ये कि इस फॉर्मूला को यूज करने के लिए आपने ये बात जहन में बिठा लेनी है कि यहां पर अगर कोई फिक्स रेफरेंस पॉइंट नहीं होगा तो फिर क्या होगा। ये बात पहला पॉइंट मैं आपको लिखवा देता हूं कि यहां पर रेफरेंस पॉइंट हम कोई भी ले सकते हैं। इसका मतलब क्या है ये मैं अभी आपको बताता हूं। असल में ये जो हाइट है, ऑब्जेक्ट की जो हाइट है, ये किसी ना किसी रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से ली जाती है, और इस फॉर्मूला को यूज करने के लिए हम रेफरेंस पॉइंट कोई भी ले सकते हैं। मतलब क्या हुआ? हम रेफरेंस पॉइंट ये सरफेस ऑफ अर्थ भी ले सकते हैं, हम रेफरेंस पॉइंट ये जो आपको एक टेबल नजर आ रहा है, इस टेबल का टॉप भी ले सकते हैं, हम रेफरेंस पॉइंट कोई भी ले सकते हैं। हम किसी पहाड़ पे जाके खड़े हो जाते हैं और पहाड़ का जो सरफेस है उसको रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं। ठीक है, यानी जिस ऑब्जेक्ट या जिस सरफेस के लिहाज से हम पोटेंशियल एनर्जी मेजर करना चाहते हैं हम उसको रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं। और अगला पॉइंट ये है कि जिसे भी रेफरेंस पॉइंट लेना है वहां पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को हम क्या कंसिडर करेंगे? जीरो कंसिडर करेंगे। मतलब क्या हुआ कि फर्ज कर लें, अब मैं आपको एक बड़ी सोफिस्टिकेटेड सी एग्जांपल देता हूं और आपने गौर से ये बात सुननी है। फर्ज कर लें ये आपके सामने एक टेबल पड़ा हुआ है और एक बॉल है जो टेबल के टॉप से थोड़ी सी हाइट पर है, जो आप इस वक्त देख रहे हैं। इस बॉल के मास को मैं m से जाहिर कर देता हूं। इस बॉल की हाइट टेबल के टॉप से h1 है, लेकिन जो जमीन है नीचे आपको अर्थ का जो सरफेस नजर आ रहा है वहां से अगर इस बॉल की हाइट मेजर की जाए तो वो फर्ज कर लें h2 है। अब एक बंदा ये कहता है जी इस मास की या इस बॉल की जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वैल्यू है जी mgh1। दूसरा बंदा कह रहा है नहीं जी इसकी वैल्यू है mgh2। आप मुझे ये बताएं कि इन दोनों में से कौन ठीक कह रहा है? असल में दोनों ही ठीक कह रहे हैं, दोनों बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो फर्स्ट बंदा था, जो फर्स्ट पर्सन है, उसने जो mgh1 इसकी वैल्यू बताई है उसने टेबल के टॉप को रेफरेंस पॉइंट लिया था और वहां से इसकी हाइट h1 ही है, और टेबल के टॉप पर उसने पोटेंशियल एनर्जी को जीरो कंसीडर किया, और जितनी ज्यादा हाइट ऊपर आती जाएगी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू उसी लिहाज से बनती जाएगी। इसी तरह जो दूसरा पर्सन है उसने ग्राउंड को यानी अर्थ के सरफेस को रेफरेंस के तौर पे लिया और वहां से पोटेंशियल एनर्जी को मेजर करना शुरू किया, तो फिर वहां से जो इस बॉल की हाइट थी वो क्या थी? h2 थी। जारी बात है उसके लिहाज से mgh2, पहले वाले के लिहाज से mgh1, दोनों ठीक कह रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फॉर्मूला है इसको यूज करने के लिए अगर हम रेफरेंस पॉइंट फिक्स नहीं रखेंगे तो एक ही बॉल यानी एक ही ऑब्जेक्ट की एक ही पोजीशन पे रहते हुए एक से ज्यादा पोटेंशियल एनर्जीज की वैल्यूज आ सकती हैं। यानी आप गौर करें, एक ही बॉल है, इसी जगह पर है, लेकिन इसकी पोटेंशियल एनर्जी की कितनी वैल्यूज आ रही हैं? एक से ज्यादा आ रही हैं। इसका मतलब यह हुआ कि ये एब्सोल्यूट आंसर तो ना हुआ। एब्सोल्यूट का क्या मतलब है? कोई एक ही आंसर हमें पता चले। जाहिर बात है जब आप रेफरेंस पॉइंट को फिक्स नहीं रखेंगे तो आपको एब्सोल्यूट आंसर भी पता नहीं चल सकता, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट फिक्स नहीं है। आप कोई भी रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं, उसके मुताबिक आंसर भी कोई भी आ सकता है।
लेकिन एक चीज है जो हम एक्यूरेटली फाइंड कर सकते हैं, जरा गौर से बात सुनिएगा। अब फर्ज कर लें मैंने इस बॉल को इस पॉइंट से थोड़ा हाइट पर मजीद ऊपर मूव करवा दिया। फर्ज कर लें मैंने इसकी हाइट में जो तब्दीली की है ना, उसे मैं डेल्टा एच से जाहिर कर रहा हूं, और वो हाइट में तब्दीली है 1 मीटर की। एग्जाम्पल के तौर पे फर्ज कर लेते हैं। अब आप मुझे ये बताएं, जो पर्सन टेबल के टॉप को रेफरेंस पॉइंट ले रहा था, उसके लिहाज से पोटेंशियल एनर्जी में तब्दीली क्या है? देखिए, पोटेंशियल एनर्जी में तब्दीली अगर मैंने मैयर करनी है तो मैं ऐसे ही मैयर करूंगा ना, डेल्टा पीई इज इक्वल टू एम जी इंटू डेल्टा एच। डेल्टा एच से क्या मुराद है? हाइट में तब्दीली। तो आप गौर करें, टेबल के टॉप के लिहाज से भी जो हाइट में तब्दीली है वो डेल्टा एच ही है। कैसे? अब फाइनल पोजीशन, जो भी उसकी फाइनल पोजीशन है, उसका टेबल के टॉप से फासला, और इसमें से इनिशियल पोजीशन का टेबल के टॉप से जो फासला है उसको माइनस कर दें तो आपको डेल्टा एच का पता चल जाएगा, और वो तो वही है जितना हमने इस बॉडी को मूव किया है। इसी तरह अगर मैं ग्राउंड लेवल के लिहाज से हाइट में तब्दीली मैयर करूं तो उसका आंसर भी इस केस में बिल्कुल सेम आ रहा है। यानी मैं कह सकता हूं कि अगर पोटेंशियल एनर्जी में तब्दीली मैयर की जाए तो टेबल के टॉप को रेफरेंस पॉइंट बनाकर भी आंसर वही आ रहा है जो ग्राउंड लेवल को रेफरेंस पॉइंट बनाने से आ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि जब हम रेफरेंस पॉइंट को फिक्स नहीं करेंगे तो हम एब्सोल्यूट वैल्यू मैयर तो नहीं कर सकते, लेकिन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की एक्यूरेट वैल्यू मैयर कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स से छोटे छोटे जो मैं MGH फॉर्मूला के लिहाज से आपको समझाना चाह रहा था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इनकी बहुत अच्छे से समझ आ गई है। अब हम मूव करते हैं एक दूसरे शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ जो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है, और वो है जनाब वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, इसके नाम से हमें समझ आ रही है कि यहां हमको कोई ऐसा रिलेशन बनाने जा रहे हैं जिसमें वर्क और एनर्जी का आपस में कोई ना कोई ताल्लुक होगा। इसकी स्टेटमेंट की तरफ मैं बाद में आऊंगा, पहले मैं इसको थोड़ा सा प्रूव कर देता हूं। जारी बात है, जब हमारे सामने कोई फॉर्मूला आ जाएगा तो उस फॉर्मूला को स्टेटमेंट की शक्ल देना ज्यादा आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों मैं इसका प्रूफ करने लगा हूं। फर्स्ट कर लें, हमारे पास एक गाड़ी है, वो गाड़ी जनाब पहले ही मूव कर रही थी। वो गाड़ी मूव कर रही है, हमने फर्ज कर लें इसकी कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी मैयर कर ली, और फिर हमने टाइम को नोट करना शुरू कर दिया, और साथ ही साथ मैंने इस गाड़ी के इंजन की मदद से इस गाड़ी के ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगवा दी, जिसकी वजह से इस गाड़ी के अंदर एक्सेलरेशन पैदा हो गया। और एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? इसकी वेलोसिटी में तब्दीली आ जाएगी। फर्ज कर लें यहां इसकी वेलोसिटी vi थी, थोड़ा आगे जाती जा रही है, हमने टाइम को भी नोट करना शुरू कर दिया, फोर्स भी लगना शुरू हो गई, और फाइनली हमने टाइम को एंड कर दिया। हमने फर्स्ट कर लें 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, कुछ टाइम की हमने बात की, और उस फाइनल पॉइंट तक जाकर उसकी जो वेलोसिटी थी, उसकी जो भी वैल्यू थी, उसको हमने VF यानी फाइनल वेलोसिटी का नाम दे दिया, और दरमियान में जो डिस्टेंस कवर किया है इसे मैं D से जाहिर कर देता हूं। अब इस पूरी सिचुएशन में जिन जिन क्वांटिटीज का हमें जिक्र करना पड़ेगा उसमें से क्या कुछ है? एक तो फोर्स है जो अप्लाई की गई इस गाड़ी के अंदर एक्सेलरेशन पैदा करने के लिए, दूसरा क्या है? एक्सेलरेशन A, तीसरा हमने यहां पर इनिशियल वेलोसिटी को vi का नाम दिया था, फाइनल वेलोसिटी को vf का नाम दिया था, और चौथा कि इस सारे प्रोसेस के दौरान जो टाइम लगा उसे t का नाम दे दें। ठीक है, ये सारा कुछ हमने यहां पर डिस्कस कर लिया। अब अगर तो मैं न्यूटन के, अच्छा टाइम को टी का भी नाम दे सकते हैं, डेल्टा टी का भी नाम दे सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इसे टाइम इंटरवल कह रहा हूं अगर मैं अल्फाज में बोलूं तो। अच्छा अब गौर करें, यहां पर हम न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक फोर्स का फॉर्मूला लिख सकते हैं, तो मैं लिख देता हूं F इज इक्वल टू ma, इसे हम नाम दे देते हैं जी इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं जनाब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी हम जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 3 में। वो हमें क्या कहती है जी? 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। अब ऐसा करें, s की जगह तो d भी लिख सकते हैं ना। बेसिकली डिस्टेंस को हम पहले s से भी जाहिर करते हैं, हमने आज d से जाहिर किया हुआ है, तो मैं s की जगह अगले स्टेप में d लिख देता हूं। 2ad इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। अब यहां से एक काम करें, d का फॉर्मूला बना लें,
2a को इस तरफ डिवाइड कर दें तो d किसकी इक्वल आ गया 1/2a, राइट हैंड साइड पे आके 2a डिवाइड हो गया और ब्रैकेट के अंदर vf² माइनस vi² आपके पास बच गया। इसे आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2। पहले हमारे पास f = ma इक्वेशन नंबर 1 के नाम से मौजूद है। इन दोनों इक्वेशंस को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास आ जाएगा f × d और राइट हैंड साइड पे गौर करें क्या आएगा ma मल्टीप्लाइड बाय दूसरी इक्वेशन की राइट हैंड साइड क्या थी 1/2a और ब्रैकेट के अंदर vf² माइनस vi²। अब जरा गौर करें a तो कैंसिल हो गया राइट हैंड साइड पे, a से कैंसिल हो गया। राइट हैंड साइड पे जो बाहर m है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, नीचे वाला जो 2 है उसे भी अलग अलग डिवाइड कर दें तो आपके पास राइट हैंड साइड पे आ गया हाफ mvf² माइनस हाफ mvi²। अब हाफ mv² किसका फॉर्मूला है, वो तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। अगर वेलोसिटी के साथ vf आएगा तो ये कौन सी काइनेटिक एनर्जी है, दिस इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी। और अगर vi² होगा वेलोसिटी वाला फैक्टर तो ये जो सेकंड टर्म आप देख रहे हैं ये फिर कौन सी काइनेटिक एनर्जी होगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो आप गौर करें हमारे पास जो फाइनल रिलेशन है वो है FD = हाफ mvf² माइनस हाफ mvi²। लेफ्ट हैंड साइड पे जो FD है ये तो वर्क को जाहिर कर रहा है, वर्क लेक्चर नंबर 1 में इसी चैप्टर में हम कर चुके हैं। और राइट हैंड साइड पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस कर रहे हैं तो इसका मतलब है ये क्या चीज है, दिस इज एक्चुअली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो लेफ्ट हैंड साइड पे हम लिख सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यही है वर्क एनर्जी थ्योरम की स्टेटमेंट। तो मैं अब ऊपर स्टेटमेंट की जगह पर मैं पूरी स्टेटमेंट लिख सकता हूं दैट वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये वर्क एनर्जी थ्योरम की स्टेटमेंट आ गई, नीचे आपको फॉर्मूला भी नजर आ रहा है और साथ हमने इसका प्रूफ भी कर दिया। अब एक छोटी सी चीज और भी हम सोच सकते हैं, अगर यही वर्क हम इस तरह से करें कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन में तब्दीली आए ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दे रहा था कि फर्स्ट कर लें ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह मैंने पहुंचा दिया, उसकी हाइट पहले कुछ और थी, बाद में उसकी हाइट मैंने बढ़ा दी, तो इस दौरान मैंने जो वर्क किया ये वर्क किस शक्ल में स्टोर हुआ, मैंने तब भी आपको बताया था ये पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हुआ। तो अगर मैं हाइट में तब्दीली करता हूं तो मैं इसी वर्क एनर्जी थ्योरम को थोड़ा सा मॉडिफाई करके क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं वर्क डन ऑन अ बॉडी इन दिस केस इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर। इसी तरह से अगर मैं वर्क करूं और उस वर्क की वजह से स्प्रिंग मैस सिस्टम की अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इस स्प्रिंग के साथ जो मैस अटैच है उसकी पोजीशन में तब्दीली आ जाए, यानी स्प्रिंग में स्ट्रेचिंग आए या कंप्रेशन आए, तो इन दोनों सिचुएशंस में जो वर्क है वो किस शक्ल में स्टोर हुआ, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में। यानी स्प्रिंग मैस सिस्टम में यही वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल फील्ड में पोजीशन चेंज करने से क्या होगा, वर्क डन ऑन द बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह अगर मैं वेलोसिटी में तब्दीली करता हूं तो यही वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये हमने वर्क एनर्जी थ्योरम भी कर लिया। उम्मीद करता हूं आज के लेक्चर की आपको बहुत अच्छी समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखें, अगले लेक्चर